मेरे YouTube चैनल द हिंदुस्तानी बायोलॉजी में। और आज हम बात करने वाले हैं हरित लवक की, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की। ये थर्ड पॉइंट है लवक का, प्लास्टिड का ये थर्ड पॉइंट है। दो हमने पढ़ लिए थे, पहले का नाम क्रोमोप्लास्ट, दूसरे का नाम ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में पढ़ते हैं। खोज की थी सेठ ने, ठीक है, इसकी खोज यानी कि हरित लवक की खोज सेठ ने की थी। प्लांट को हरा रंग प्रदान करता है, कि पादप को हरा रंग ग्रीन कलर कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट हरा रंग प्रदान करता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल वर्णक होता है। और देखिए, क्लोरोप्लास्ट को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है, और क्योंकि ये भोजन निर्माण करने में प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और भोजन निर्माण करने में सहायक होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये कोशिका जो है डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, यानी कि ये जो ऑर्गेनल है डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि इसके ऊपर दो झिल्ली पाई जाती है और दोनों झिल्लियों के मध्य अवकाश पाया जाता है, जिसे परिलवकीय अवकाश कहा जाता है। और इस अवकाश में एक द्रव भरा होता है, तरल द्रव, जिसे परिलवकीय तरल कहते हैं या फिर पेरिप्लास्टिडियल फ्लूइड। और ये अवकाश में जो तरल भरा होता है वो तरल क्या करता है? इन दोनों झिल्लियों को आपस में जुड़ने से रोकते हैं, यानी कि इन दोनों के मध्य अवकाश बनाए रखते हैं और इन दोनों को आपस में जुड़ने से रोकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की। तो क्लोरोप्लास्ट की लंबाई 4 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, पादपों में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है, पादपों में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट है। देखिए, बात कर लेते हैं, जो लवक होते हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि एक हरा टमाटर पकने के बाद लाल हो जाता है, क्यों हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो वो हो जाता है क्योंकि इसका जो हरा टमाटर है उसका जो क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि कोई भी पौधे में कलर क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, तो इसका क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, जिससे ग्रीन टमाटो रेड टमाटो में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पकने के बाद। इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये तीनों ही प्लास्टिड जो है वो उनकी उत्पत्ति प्रोप्लास्टिड से हुई है, प्रोप्लास्टिड से हुई है। ठीक है, उसके बाद भोजन निर्माण करता है ये जो हरित लवक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण करता है, इसलिए कि किस प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके कारण पौधों को ऑटोट्रोपिक कहा जाता है, यानी कि स्वयंपोषी। स्वयंपोषी का मतलब जो भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वयंपोषी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, हरित लवक जो है पादपों की जड़ में नहीं पाया जाता। हरित लवक पादप की पत्तियों में पाया जाता है केवल, लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जैसे सिंगाड़ा, गिलोय, इन दोनों की जड़ों में हरित लवक पाया जाता है, जड़ों में। बाकी तो सामान्य पत्तियों में पाया जाता है, लेकिन ये दो पौधे ऐसे हैं जिनके जड़ों में जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है। देखिए, सिंगाड़ा को बोलते हैं ट्रापा बिस्पिनोसा और गिलोय का बॉटनिकल नेम है टिनोस्पोरा। ठीक है, जब इनकी जड़ों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो इनकी जड़ों को क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण मूल या फिर प्रकाश संश्लेषी मूल, जो प्रकाश को संश्लेषण करें, यानी कि इनकी जड़ें प्रकाश का संश्लेषण करती हैं और भोजन निर्माण करती हैं। तो ये दो पौधे ऐसे हैं, और भी हो सकते हैं, मेरे को यही याद है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सामान्यतः इनका आकार जो होता है, क्लोरोप्लास्ट का आकार सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार हो सकता है, लेकिन अलग अलग शैवालों में अलग अलग आकार के होते हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो प्लेट शेप होता है, किसमें? क्लोरेला में। प्लेट यानी कि एक चपटी प्लेट जो होती है उसके आकार का क्लोरेला में होता है। कप शेप जो होता है
कप तो आपने देखा होगा, चाय पीते हैं जिसमें, उसका शेप जो क्लोरोप्लास्ट का जो कप शेप होता है वो क्लेमाइडोमोनास में होता है, क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद रिबन शेप या फिर स्पाइरिकली या कोइल्ड का मतलब आपने मोबाइल तो देखा होगा घरों में, जो लैंडलाइन मोबाइल होते थे उनकी जो कोइल होती थी वो ऐसे राउंड राउंड करके कोइल्ड होती है, उस कोइल्ड स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं कोइल्ड, यानी कि घुंडीदार। तो ये होता है स्पाइरोगायरा में। और स्टार शेप जो क्लोरोप्लास्ट है वो होता है जिग्नेमा, ठीक है। डिस्क शेप जो होता है वो वाउचूरिया में होता है। डिस्क शेप एक पतली डिस्क होती है, आपने कैसेट तो चलाई होगी डीवीडीओ में, वो डिस्क शेप होती है, जैसे डब्ल्यूबीसी की शेप होती है, ऐसे ही ये वाउचीरिया में जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी एक डिस्क की तरह होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट नंबर इन सेल, प्लांट सेल। देखिए क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है, यानी कि प्लांट सेल जो अलग अलग प्लांट है उनकी अलग अलग, उनमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी अलग अलग संख्याएं होती है। जो कैसे होती है, देखिए जो हायर प्लांट होते हैं कि उच्च पादप जो होते हैं उनमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एक कोशिका के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लेमाइडोमोनास में, ये शैवाल है, इसमें एक पाया जाता है, एक संख्या होती है। उसके बाद जिग्नेमा में 2 होती है, स्पाइरोगारा में 2 से 14 होती है। ये सभी शैवाल है, ये मैंने आपको समझा दिया। द्विगजिल्ली कोशिकांग होता है और इसके अंदर परिलवकीय तरल भरा होता है, यानी कि पेरिप्लास्टिड फ्लूइड और पेरिप्लास्टिडियल फ्लूइड। और परिलवकीय अवकाश क्यों होता है, क्योंकि इसकी दोनों झिल्लियां जो है आपस में ना चिपके, ठीक है, इनके यानी कि चिपकने से रोकता है। ये मैंने बता दिया आपको कि इसको क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर, ठीक है। और आगे अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट रह रहे हैं, इसकी संरचना है जो अभी आगे बताऊंगा, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना। हरित लवक की संरचना मुख्यतः मेनली 2 रूपों में बांटी गई है। पहली है जिसका नाम ग्रेनम, दूसरा है स्ट्रोमा। ग्रेनम वह भाग है जहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब लाइट रिएक्शन, जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है और भोजन निर्माण में सहायता करती है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। स्ट्रोमा वाले भाग में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि एक अप्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब है जहाँ पर लाइट की आवश्यकता ना हो, यानी कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता ना हो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रोमा वाले भाग में एक पतली चपटी डबल झिल्ली युक्त संरचना बिछी हुई दिखाई देती है, जिसे स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली जगह जगह पर चपटी हो जाती है और एक ढेर के रूप में बनती चली जाती है, ढेर का रूप बना लेती है। इस संपूर्ण ढेर को ग्रेनम कहते हैं। और इस ग्रेनम में जो एक स्ट्रोमा लैमेली होती है उसे थाइलेकोइड्स कहते हैं। और थाइलेकोइड्स एक सिक्के के रूप में ऐसे दिखाई देती है, ये जो स्ट्रोमा लैमेली होती है। और इस थाइलेकोइड के ऊपर छोटे छोटे क्वांटोसोम लगे होते हैं, छोटे छोटे कण लगे होते हैं, ऊपर नहीं लगे होते, सॉरी, ये डबल झिल्ली युक्त संरचना होती है। और इसके अंदर की जो झिल्ली होती है उसके अंदर लगे होते हैं ये कण, क्वांटोसोम। और क्वांटोसोम जो होते हैं वो प्रकाश को अब्जॉर्ब करते हैं या प्रकाश को अवशोषित करते हैं। और इस प्रकाश को अवशोषित करते हैं इसलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहा गया है। और क्वांटोसोम जो होता है इसको हरित लवक की इकाई कहा जाता है। थाइलेकोइड जो नाम है वो मैनके ने दिया था और क्वांटोसोम जो नाम है वो पार्क एंड बिगिन ने दिया था, पार्क एंड बिगिन्स ने दिया था। और देखिए जो ये हरित लवक है इसमें जो संपूर्ण जो ग्रेना होते हैं, ग्रेनम होते हैं, ये ग्रेनम 20 से 100 ग्रेनम होते हैं। एक थाइलेकोइड में जो क्वांटोसोम होते हैं
उस क्वांटोसोम में क्लोरोफिल जल लगे होते हैं। उन क्लोरोफिल की संख्या 230 से 250 तक क्वांटोसोम हो सकते हैं या होते हैं। और ये क्लोरोफिल कैसे कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्लोरोफिल जो ए होता है वो क्वांटोसोम में 160 होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल की संख्या 160 होती है। क्लोरोफिल बी की संख्या 70 होती है और 50 कण जो होते हैं वो कैरोटीनॉइड्स के होते हैं। तो पहला मैंने बता दिया आपको कि कितनी कितनी संख्या होती है इनकी। एक क्वांटोसोम में क्लोरोफिल ए जो होता है 160 होता है, क्लोरोफिल बी जो होता है वो 70 होता है, यानी कि 70 क्लोरोफिल बी के अणु होते हैं और 50 अणु जो होते हैं वो कैरोटीनॉइड्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम जो ये ग्रेनम स्ट्रोमा लैमेली है। ये स्ट्रोमा लैमेली द्वारा एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ा हुआ होता है, जिसे फ्रेट चैनल भी कहते हैं। ठीक है, बाहर की संरचना की बात कर लेते हैं इसकी। तो इसकी जो बाह्य संरचना होती है वो आउटर प्लास्टिड मेम्ब्रेन, यानी कि बाह्य झिल्ली जो होती है वो आउटर प्लास्टिड मेम्ब्रेन यानी कि बाह्य लवकीय झिल्ली कहलाती है। अंदर की जो झिल्ली है उसे इनर प्लास्टिड मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक लवकीय झिल्ली कहते हैं। इन दोनों के मध्य एक परिलवकीय द्रव भरा होता है जिसे परिलवकीय द्रव कहते हैं। ये द्रव इन दोनों झिल्लियों को आपस में चिपकने से रोकता है। और देखिए, आगे बात कर लेते हैं। ये जो झिल्ली होती है ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये तो हो गया ग्रेना कंप्लीट। उसके बाद बात कर लेते हैं जो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा वाले भाग में बहुत सारे एंजाइम, प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, ये सब होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एक हरित लवक में 50% प्रोटीन होती है। ठीक है, 3 से 10% क्लोरोफिल होता है, 5% आरएनए होता है, 2% 0.02% डीएनए होता है और 23% फास्फोलिपिड्स होता है। ठीक है, जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इनकी द्विरज्जुकी सी डीएनए होता है। ठीक है, देखिए, प्रोटीन के बाहर की तरफ स्टार्च के कण जमा हो जाते हैं जिसे स्टार्च ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और आगे बात कर लेते हैं स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा जो है अर्ध तरल कणिकीय पारदर्शी रंगहीन पदार्थ होता है, यानी कि अर्ध तरल होता है, सेमी फ्लूइड, कणिकीय होता है, पारदर्शी होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस पदार्थ होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इसमें या प्रोटीन पाई जाती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा अधिक पाई जाने वाली जो प्रोटीन है उसका नाम है रूबिस्को एंजाइम या प्रोटीन। रूबिस्को का पूरा नाम जो होता है RUBP कार्बोक्सिलेज या 1/5 डाई रूबिलोज कार्बोक्सिलेज होता है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। देखिए, सबसे ज्यादा प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। हरित लवक के डीएनए को क्या कहा जाता है? प्लास्टिडोम कहा जाता है। हरित लवक के डीएनए को प्लास्टिडोम कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें हम बात करेंगे एक क्लोरोफिल की जो संरचना होती है उसके बारे में, यानी कि जो एक क्लोरोफिल है जो क्वांटोसोम के अंदर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसकी पूरी संरचना होगी वो मैं इसको मिटा के उसके बाद लिखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ क्वांटोसोम, यानी कि एक क्वांटोसोम की संरचना। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम
स्ट्रक्चर ऑफ क्वांटोसोम यानी कि एक क्वांटोसोम की संरचना। तो क्वांटोसोम की संरचना मुख्यतः दो प्रकार की होती है, दो भागों में बांटा गया है। दो भाग होते हैं, एक शीर्ष भाग, एक पुच्छ भाग। देखिए ये क्वांटोसोम है पूरा, इसमें जो यह भाग होता है चतुष्फलकीय वर्गाकार जो संरचना होती है, समतलीय वर्गाकार चतुष्फलकीय जो संरचना होती है, इसे कहते हैं शीर्ष भाग, जो क्या है जल स्नेही होती है। ये असंतृप्त कार्बन श्रृंखला जो दिख रही है आपको सीधी, इसे कहते हैं पुच्छ भाग, फाइटोल कहते हैं, या पुच्छ भाग या जल विरोधी भाग, यानी कि ये जल में नहीं घुलती और ये जल में घुल जाती है, यानी कि ये भी एक लिपिड की तरह होता है, जल में आंशिक घुलनशील होता है। ठीक है, देखिए ये जो सीधी असंतृप्त कार्बन संरचना दिख रही है, इसकी जो पुच्छ भाग है वो शीर्ष भाग से 40 डिग्री एंगल पर लगा हुआ रहता है, यानी कि 40 डिग्री एंगल पर व्यवस्थित होता है। देखिए बात कर लेते हैं इसके शीर्ष भाग की। तो शीर्ष भाग में एक चतुष्फलकीय संरचना दिख रही है आपको। इसके कोणों पर, इसके कॉर्नर पर, दोनों कोनों पर 4 कोने होते हैं, उन पर एक 4 कार्बनी संरचना, जिसमें 4 कार्बन होते हैं, एक नाइट्रोजन होता है। ये प्रोल वलय कहलाती है पूरी। क्या कहलाती है? प्रोल वलय। इस प्रोल वलय में एक नाइट्रोजन, 4 कार्बन, यहाँ कोनों पर कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। और ऐसे ही इस संरचना को कहते हैं प्रोल वलय, और इस पूरी संरचना को कहते हैं पोरफायरिन वलय। और ये जो कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है इसको बोलते हैं फाइटोल वलय। ठीक है, तो इन चारों के मध्य जो नाइट्रोजन होते हैं, चारों नाइट्रोजनों के मध्य मैग्नीशियम धातु होती है। देखिए मैग्नीशियम धातु, आपने कभी पेड़ को जलाया हो, पत्तों को जलाया हो, यदि किसी भी प्लांट को अगर आप जलाते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा, उसकी राख में सबसे ज़्यादा धातु जो पाई जाती है उसको कहते हैं मैग्नीशियम। वो इसी कारण पाई जाती है क्योंकि प्रत्येक क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। मैंने आपको समझा दिया, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये जो सीधी श्रृंखला है कार्बन की असंतृप्त का मतलब क्या है? पर डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड का मतलब है असंतृप्त कार्बन जो श्रृंखला है सीधी, वो तो कहलाती है इसका पुच्छ भाग, जो जल विरोधी होता है। ये जो चतुष्फलकीय वर्गाकार जो आपको संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं पोरफायरिन वलय। और इसमें जो एक संरचना दिख रही है आपको नाइट्रोजन वाली, जिसमें 4 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है और 2 डबल बॉन्ड है, इसको कहते हैं प्रोल वलय। इनके मध्य में मैग्नीशियम धातु होती है जो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाकर रखती है। ठीक है, ये भाग जो पूरा होता है शीर्ष भाग, ये जल स्नेही होता है, जल स्नेही शीर्ष भाग होता है। और पुच्छ भाग जो होता है जल विरोधी होता है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है कि एक क्वांटोसोम की संरचना भी कैसी होती है, एक क्वांटोसोम की संरचना भी कैसी होती है? आंशिक घुलनशील। देखिए क्वांटोसोम बोल लो या क्लोरोफिल बोल लो, बात एक ही है। मैं इधर लिख देता हूं कि क्लोरोफिल की संरचना या फिर क्लोरोफिल। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। अलग अलग प्लांट में अलग अलग क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो निम्न है। देखिए क्लोरोफिल ए की बात कर लेते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई। बैक्टीरिया क्लोरोफिल, बैक्टीरिया विरिडिन क्लोरोफिल। तो ये कौन कौन से पौधों में पाए जाते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कि क्या स्ट्रक्चर होती है, बात कर लेते हैं। देखिए क्लोरोफिल ए जो होता है वो कैरोटीन वर्णक और क्लोरोफिल ए, ये दोनों वर्णक
ये दोनों पिगमेंट क्या होते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं, यानी कि ये सभी पौधों में पाए जाएंगे, क्लोरोफिल ए और कैरोटीन ये दोनों सभी पौधों में पाए जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लोरोफिल ए के अणु की। तो अणु होता है जिसमें 55 कार्बन होते हैं, 72 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन और 1 Mg होती है। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है पूरा C55H72O5N4 और Mg। इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए है, इसके अंदर जो संरचना होती है वो मिथाइल संरचना होती है, यानी कि CH3। इसी तरह बात कर लेते हैं क्लोरोफिल बी की। उसमें जो संरचना होती है उसमें CHO ग्रुप होता है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्लोरोफिल बी जो वर्णक है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, लाल शैवाल में, भूरे शैवाल में, इन सभी में एब्सेंट होता है। बाकी सभी प्लांट्स में, एल्गी में प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, दोबारा सुन लीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, लाल शैवाल यानी कि रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, इन सब में तो ये एब्सेंट होता है क्लोरोफिल बी। बाकी सभी प्लांट या शैवाल या एल्गी जो है उन सभी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लोरोफिल सी की। ये भूरे शैवालों में पाया जाता है, भूरे शैवाल मतलब ब्राउन एल्गी। क्लोरोफिल डी की बात कर लेते हैं, लाल शैवालों में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ई जो है वो ज़ैंथोफाइसी कुल का जो एक शैवाल होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ज़ैंथोफाइसी ये कुल का नाम है पूरे। उसके बाद बैक्टीरिया क्लोरोफिल जो है बैंगनी जीवाणु में पाया जाता है, बैंगनी जीवाणु। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया विरिडिन क्लोरोफिल जो है हरे जीवाणुओं में मिलता है, हरा ग्रीन। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है इसका विस्तृत अध्ययन जो बताया था स्टाटर और स्टोहल, ये दो वैज्ञानिक हैं, इन दोनों को इसका विस्तृत अध्ययन जाता है, यानी कि इन दोनों ने इसका विस्तृत अध्ययन क्लोरोफिल का बताया था। देखिए आगे बात करते हैं हम क्लोरोफिल की उत्पत्ति की। ठीक है, इतने आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हरित लवक की उत्पत्ति। तो क्लोरोप्लास्ट में विखंडन विधि के द्वारा क्लोरोप्लास्ट बनता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट के विखंडन विधि के द्वारा क्लोरोप्लास्ट बनता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें विखंडन विधि होती है, विखंडन का मतलब टूटना, विखंडन विधि होती है तो क्लोरोप्लास्ट बनता है। दूसरी बात कर लेते हैं प्रोप्लास्टिड। जब प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है तो अब ये होता है जब बीज अंकुरण होता है, बीज अंकुरण के समय जो प्रोप्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद हरित लवक का आना कोशिका द्रव्य वंशानुगति का परिणाम है। इसका मतलब क्या है, देखिए सुनिए, वंशानुगति दो प्रकार की होती है, कोशिका द्रव्य वंशानुगति और एक केंद्रक द्रव्य वंशानुगति। वंशानुगति तो जानते होंगे क्या हो, जब मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका में अपने अनुवांशिक पदार्थ या फिर अनुवांशिक गुण जो है ट्रांसफर कर दिए जाएं, यानी कि वो माता के जैसा या पिता के जैसा ही उसमें अनुवांशिक गुण प्रदर्शित हो संतति में, उसी को कहते हैं अनुवांशिकी। ठीक है, तो ये दो प्रकार से होती है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। तो हरित लवक जो है उसका अगली पीढ़ी में आना, यानी कि अगले पौधों में आना, उसका उत्पन्न होना कोशिका द्रव्य वंशानुगति का परिणाम है। ठीक है, उसके बाद करते हैं बायोजेनेसिस विधि के द्वारा, अर्थात जीवन उत्पत्ति के समय हरित लवक का निर्माण देखा गया। बायोजेनेसिस या जीवन उत्पत्ति के दौरान किसका, हरित लवक का निर्माण देखा गया। देखिए दोस्तों, हमारा पूरा प्लास्टिड के जितने भी भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो संरचनाएं होती हैं, आंतरिक, ग्रेना, ग्रेनम, स्ट्रोमा, जो भी है वो पढ़ लिए हैं अपन ने। उसके बाद एक क्लोरोफिल आया था, क्लोरोफिल या क्वांटोसोम, तो वो भी हमने पढ़ लिया है।
और लास्ट में हमने पढ़ लिया है हरित लवक की उत्पत्ति। देखिए ये पूरा पूरा कंप्लीट टॉपिक होता है आपका यहीं पर, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट या लवक। प्लास्टिड भी खत्म हो यहीं पर खत्म होता है, समाप्त होता है। देखिए उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबा लेना जिससे मेरी हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, देखिए अगले ये एक ऑर्गेनल कंप्लीट हुआ है, सेल ऑर्गेनल। अगली वीडियो में हम अगले सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके।